स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की। अमेरिका के संविधान में पहले से ही संपत्ति का अधिकार था और वोट डालने का अधिकार था, लेकिन ये अधिकार सिर्फ वाइट पीपल के लिए था, गोरे लोगों के लिए था। अश्वेत लोगों के लिए, इसमें आपके नेटिव लोग भी आ जाते हैं, उनके लिए अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ श्वेत लोगों के लिए अधिकार था। बाद में किस तरह से अश्वेत लोगों को भी अधिकार दिया गया, ये एक बड़ी कहानी है। इसकी शुरुआत होती है लुइस मरियम से। लुइस मरियम एक सर्वेयर था, एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला आदमी था, और इसका एक महत्वपूर्ण सर्वे जो है उसने कंडक्ट किया था उस टाइम पे, और उस सर्वे का नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम था? द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय प्रशासन की समस्या। यहाँ भारत के लोगों से संबंधित नहीं है, इनको भी इंडियंस कहा जाता था, जो यहाँ के नेटिव लोग थे, रेड इंडियन कहा जाता था। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद में यहाँ पे जो समस्याएं थी लोगों की, उसका जो है पता आम लोगों को लगने लगा, पूरे विश्व को लगने लगा, अमेरिकन्स जो थे उनको भी लगने लगा। और उसके बाद में यहाँ के लोगों ने वकालत की कि इन लोगों को भी अधिकार दिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, और इन लोगों की उस वजह से मृत्यु हो रही थी, और ये काफी बैकवर्ड थे। तो लोगों का दबाव सरकार पे था। इसी दौरान आर्थिक महामंदी का दौर भी अमेरिका में शुरू हो गया, जो 1931-30 के आसपास शुरू हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये भी विश्व युद्ध के परिणाम की वजह से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से जो है अमेरिका को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको जो है लॉस उठाना पड़ा, और आर्थिक महामंदी जो थी अमेरिका में आ गई, जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। उस वजह से भी लोगों का दबाव सरकार के ऊपर था कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार की नीतियों पे दबाव था कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। और जब ये ऐसा अफरा तफरी का माहौल था, तो 1934 में एक पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया अमेरिका के अंदर, ताकि यहाँ के लोगों को शांत किया जा सके। और ये भारतीय पुनर्गठन अधिनियम था, यानी इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से एक कानून बनाया गया। इसमें जो है मूल निवासियों को अधिकार दिए गए, कुछ खासकर भूमि खरीदने का अधिकार और ऋण लेने का अधिकार। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और कनाडा की सरकार ने इनके अधिकारों को कम कर दिया, और जिस इलाके में ये रहते थे वहां पे कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए थे, कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस इनको दी गई थी, स्पेशल राइट्स इनको दिए गए थे। लेकिन ये स्पेशल राइट जो थे, कनाडा और अमेरिका की दोनों की सरकार ने इनको खत्म कर दिया। उन्होंने ये सोच के खत्म किया कि ये खत्म होने से यहाँ के लोग जो थे मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, और अमेरिका के आम नागरिकों की तरह जो है सहयोग करेंगे और अमेरिका में रहेंगे। लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, खासकर यहाँ के मूल निवासियों को। मूल निवासियों ने अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मुख्य धारा से जुड़ने से इनकार कर दिया, और सरकार पे दबाव डाला कि उनको जो विशेष अधिकार पहले दिए गए थे वो वापस से रिस्टोर किए जाएं, वापस से उनको दिए जाएं, तभी वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। तो इन टर्म एंड कंडीशन के साथ कि उनको अधिकार वापस दे दिए जाएंगे, उन्होंने अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1969 के अंदर 1969 में कनाडा की सरकार ने भी जो है आदिवासी अधिकारों को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन वहां के आदिवासी लोगों ने फिर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और उनके दबाव के परिणाम स्वरूप 1982 के अंदर 1982 में मूल निवासियों के अधिकारों को वहां पे भी रिकॉग्नाइज किया गया, वहां पर भी उनको मान्यता दी गई, और मूल निवासियों के जो अधिकार थे, ट्रीटी राइट्स थे, उनको वहां पे मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका और कनाडा में मूल निवासियों की संख्या तो काफी कम रह गई थी, लेकिन इनके पूर्वजों से इनकी स्थिति अब थोड़ी बेटर है, क्योंकि इनके पास हर तरह के संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं। तो कम संख्या के साथ ये ज्यादा संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि इनके पूर्वज कभी भी नहीं कर सकते थे।